Good evening. Good evening to all. लेट हो गया आज 2 मिनट 3 मिनट फटाफट से ज्वाइन करिए, बचे हुए जो लोग हैं वो सब ज्वाइन करिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ऑर्गेनाइज कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 के दौरान, ठीक है। गुड इवनिंग। आप लोग क्लास में हैं? मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिससे कुछ एफोरिज्म जो है हमारे रिवाइज हो जाएंगे। क्या है? मैच द लिस्ट, सरोगेट। गुड इवनिंग। आगे जाओ। गुड इवनिंग प्रगति, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। गुड इवनिंग। सही चल रही है? आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही है? चलिए स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। क्लासेस स्टार्ट करें। चलिए इस लिस्ट को मैच कराते हैं, इससे कुछ एफोरिज्म रिवाइज होंगे। जैसे सरोगेट ये बोल रहे हैं मैच द लिस्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। सरोगेट, इंटरमीडिएट डिजिट्स, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ सूजा एंड ल्यूसिड इंटरवल, ये कौन कौन से एफोरिज्म में दिए हुए हैं? सरोगेट कौन सा एफोरिज्म में दे रखा है? एफोरिज्म किसी फुटनोट में दे रखा है सरोगेट के बारे में, एफोरिज्म नंबर 119, 1116, 1117 कौन सा एफोरिज्म है? जल्दी बताओ। 116, 116, 117, 116, 117 एफोरिज्म में क्या दे रखा है? जल्दी बताओ। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, रिकॉल करो। वीडियो सिंथेसिस, वेरी गुड। फुटनोट 119 के फुटनोट में सरोगेट्स, सरोगेट मींस सब्स्टिट्यूट, ठीक है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन इन आवर होम्योपैथी। इंटरमीडिएट डिजीज कौन से एफोरिज्म में है? मैंने बताया था 210 से लेकर 230 तक मेंटल डिजीज आता है, और उसके आगे इंटरमीडिएट डिजीज बताया है 231 से। तो आंसर इज 231 टू 244, 231 टू 244, ठीक है। फिर बताया है एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ थूजा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ थूजा लोकल डिजीजेस में के जो एफोरिज्म है वहां एक्सप्लेन किया है। वैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन हैनीमैन में होम्योपैथी में मना किया है, रिस्ट्रिक्टेड है, बट एक्सेप्शन है। थूजा का एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया है, वो कहाँ बताया है? वो बताया किसी फुटनोट में, वो बताया फुटनोट एफोरिज्म नंबर 282, 282 के फुटनोट में बताया है। ये देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें वैसे लोकल एप्लीकेशन बताया नहीं है, लेकिन कहाँ और किस तरीके से हैनीमैन ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन को का यूज बताया। क्या है देखो, फुटनोट एफोरिज्म नंबर 282, it is found by experience that the soric malady with its external itch manifestation and syphilitic miasmatic conditions plus its character, its chancre can and must be cured only by means of specific, that means homeopathic medicine taken internally, ठीक है। इन्होंने बताया जो एक्सटर्नली मैनिफेस्टेशन हो रहा है सोरा का, सोरिक मैनिफेस्टेशन एक्सटर्नली हो रहा है। क्या होता है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा? प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा इचिंग, बर्निंग, इरप्शंस विद डिस्चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा। और सिफिलिटिक मियासिस के एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है? शैंक्रीज बनते हैं। दे मस्ट बी क्योर्ड ओनली बाय मींस ऑफ टेकिंग इंटरनल मेडिसिन, स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन taken internally. Exception,
exception to this rule of practice is observed in the treatment of fig wart. फिग वॉट का जो ट्रीटमेंट किया जाता है साइकोटिक मियाज्म में, वहां इस रूल का एक्सेप्शन है। कौन से रूल का? कि इंटरनल मेडिसिन दी है। क्या बोल रहे हैं? इफ दे persisted for some time without treatment for the complete cure, which of the external application of the specific remedy plus their internal administration stimulus they are advocated। ठीक, फुटनोट में बताया है, यहाँ एक्सेप्शन दे दिया। क्या? they have persisted for some time without treatment। कोई भी फिग वॉट थोड़े से टाइम के लिए अगर कोई मेडिसिन नहीं दी गई है, ठीक है, और वो प्रेजेंट है, ऑब्जर्व किए, तो कंप्लीट क्योर विच एक्सटर्नल एप्लीकेशन देयर स्पेसिफिक रेमेडी, मान लो जो भी स्पेसिफिक रेमेडी निकली है उस थूजा उस फिग वॉट वाले पेशेंट की, उसकी स्पेसिफिक रेमेडी उसको देंगे इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में हम देंगे उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ थूजा। ठीक है, एफोरिज्म नंबर 282 के फुट नोट में लोकल एप्लीकेशन में थूजा का एक्सटर्नल यूज बताया गया है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ थूजा फुट नोट नंबर एफोरिज्म नंबर 282 के फुट नोट में बताया है। अब याद रहेगा ल्यूसिड इंटरवल कहाँ आया था? जहाँ इंटरमिटेंट डिजीज के बारे में बताया था ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? ल्यूसिड इंटरवल a comparison of these previous symptoms of the corporeal diseases, comparison of the previous symptoms of the corporeal diseases with the trace of them that still remain, so they have become less perceptible, which even now sometimes become prominent when a lucid interval and the transient elevation of the physical symptoms occur. It will serve to prove that they are still present though obscure। ठीक है, lucid interval के बारे में 219 aphorism, 219 aphorism the part of mental disease है ना, उसमें lucid interval। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पब्लिश्ड, बताया था कि कल मैंने आपको याद कराया था, ऑगमेंटेड, इम्प्रूव्ड एंड ऑगमेंटेड एंड रिवाइज्ड। ठीक है, देखो सेकेंड एफोरिज्म याद है कुछ? ये रिवाइज इसलिए करा रही क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, दोबारा से रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा। सेकेंड एफोरिज्म, सेकेंड एडिशन, सेकेंड एडिशन ऑगमेंटेड, ठीक है, थर्ड एडिशन इम्प्रूव्ड, फोर्थ एडिशन इम्प्रूव एंड ऑगमेंटेड। Augmented and improved edition, fifth edition augmented and improved edition। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज है सेकंड एडिशन क्या है हमारा? ऑगमेंटेड। सेकंड एडिशन क्या है? ऑगमेंटेड। चलिए नेक्स्ट, sporadic diseases can be caused, sporadic diseases कैसे आती है? क्या कॉज की वजह से आ रही है? ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा, एक्यूट डिजीज के अंदर आता है ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा, बिकॉज ऑफ ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा एक्यूट डिजीजेस डिराइव्ड होती है। ठीक है, इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है कंटेजियस डिजीज की वजह से स्पोरेडिक डिजीजेस होती है, या क्लाइमेट वॉर, इनंडेशन और फेमाइन की वजह से हो रही है, या मेटेरिक कैलोरिक कॉज की वजह से। स्पोरेडिक डिजीजेस बिकॉज ऑफ मेटेरिक और कैलोरिक कॉजेस की वजह से होती है। क्या होते हैं ये मेटेरिक कैलोरिक कॉजेस? बताइए। ठीक है, ये देखो इस पैराग्राफ में एफोरिज्म पेज नंबर 161 ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की, कहाँ स्पोरेडिक हो रही है, कहाँ पर लेटेंट सोरा का एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है,
देखो acute diseases they either such a kind of attack of human being individual exciting causes with injurious influences to which they were particularly exposed. ठीक है, excess of food or an insufficient supply of it, ज्यादा खाना या उसकी सफिशिएंट सप्लाई नहीं होना, फिजिकल इंप्रेशन के ऊपर, चिल, ओवर ईटिंग, डिसिपेशन, स्टेन्स एटसेट्रा, और भी फिजिकल इरिटेशंस लाइक फिजिकल इरिटेशन और इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस, इमोशनल मेंटल इमोशंस दे लाइक दे आर एक्साइटिंग कॉजेज ऑफ सच फीडबैक अफेक्शन. ठीक है, फिजिकल इरिटेशन अफेक्शन इन रियलिटी हाउएवर they are generally only transient explosion of soda. जब भी मेंटल प्लेन पे या फिर फिजिकल लेवल पे किसी भी XYZ का कॉज की वजह से एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ लेटेंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोडा. ठीक है, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत से कम खा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है, इनसफिशिएंट सप्लाई है, कोई इंजरी हो रही है, उसकी वजह से लेटेंट सोडा का ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन हो रहा है और एक्यूट डिजीज जनरेट हुई है. उसके बाद क्या बता रही है? which spontaneously return to the dormant state several person at the same time. अब देखो क्या हुआ, लेटेंट सोडा के एक्सप्लोजन से एक्यूट डिजीज आई. अब एक्यूट डिजीज स्पॉइडिक में कैसे कन्वर्ट होगी उसको देखो. which spontaneously return to dormant state if several person at the same time here and there. That is sporadically. Several person at the same time here and there. By means of meteoric or telluric influences and injurious agent. क्यों हो रहे? meteoric और telluric और injurious agent की वजह से. ठीक है? The susceptibility for being morbidly affected by which it's possessed by only few person at a time. एक समय में कुछ ही लोगों को ये अफेक्ट करती है. स्पोरेडिक डिजीज मिला आपको जवाब. एक्यूट डिजीज की हो रही है ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ सोडा. स्पोरेडिक डिजीज बिकॉज ऑफ मेटेरिक टेरिक कॉजेस. ठीक है, और आगे allied to these are those diseases which are many persons attacked with very similar suffering from the same cause. These diseases generally become truly infectious, that is contagious, when they prevail among the thickly congregated masses of the human being. Arises fever, in which instance of a peculiar nature because of the case disease have identical origin, all they are affected identical morbid process, left itself to terminate, moderate period, death or recovery. ये देखो, ये फिर से आगे डेफिनेशन की बात है, एक्यूट डिजीज की डेफिनेशन. हाँ, ओके. तो sometimes they are peculiar acute miasm. Sometimes there are peculiar acute miasm which reoccur the same manner. Hence is known some traditional name either attack person but once lifetime, once in a lifetime. यानी कि फिक्स्ड मियाज में, फिक्स्ड मियाज को भी बता रहे हैं इसी पैराग्राफ में, फिक्स्ड मियाज को भी बताया जा रहा है. ठीक है, not frequently they are exciting causes and produces sometimes they are peculiar acute miasm which are later at the same manner. Hence is known some traditional name attack but smallpox, measles, whooping cough, ancient smooth bright disease, scarlet fever. ओके, तो ये सारी चीजें आप देखिए. यहाँ इसका आंसर क्या है आप देख लो. स्पोरेडिक डिजीजेस कैन कॉज्ड बाय द मेटेरिक और टेलुरिक कॉजेस. ठीक है, और इन्फेक्टिशियस एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉ ऑफ द लीस्ट क्वांटिटी वाज डिस्कवर्ड. फिर से आ गया क्वेश्चन. लॉ ऑफ द लीस्ट क्वांटिटी पहले आया था ये क्वेश्चन, पार्ट थर्ड में रिपीट हुआ था. डेपर्टिस ने बताया लॉ ऑफ लीस्ट क्वांटिटी बट क्वालिटी लार्ज क्वांटिटी. स्टुअर्ट क्लोज की जो फिलोसफी की बुक है उसमें
इन्फेंटिसिमल डोजेस एंड पोटेंटाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें ये चीज बतानी है। Homeopathic remedy determines its quantity. Determines its quantity. Lesser the quantity, least action. Maximum meanings appear to be essential and necessary to complete the law of similarity. The general principle says in K. Oh. आंसर इसका क्या दे रखा है इन्होंने? रॉबर्ट ने दिया नहीं, गैलन ने दिया नहीं, गैलेंसी ने दिया नहीं, मोपर्टिस ने दिया। The quality of the action necessary to the effect, the change in the nature of the least possible. Quality of the action. Minimum the quantity, law of least quantity. फिलोसफी वाले चैप्टर में दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी आपको। और ज्यादा फिलोसफी के डेप्थ में मत जाओ भी, क्योंकि आपके एमसीक्यूज ही आएंगे एनालिसिस के एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Intermittent fever, best time for the administration of the medicine? Why intermittent fever? बताओ। बिना ऑप्शन देके आंसर पता होना चाहिए। During a pyrexia stage, during pyrexia, at the decline phase of pyrexia, or onset of pyrexia. Best time of administration of medicine in the intermittent fever. Intermittent fever में आप मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कब करते हैं? डिक्लाइन फेज में या फिर इस वाले पीरियड में। ठीक है, ड्यूरिंग द पायरेक्सिया, ड्यूरिंग द पायरेक्सिया स्टेज, एट द डिक्लाइन फेज ऑफ पायरेक्सिया, एट द ऑनसेट ऑफ पायरेक्सिया। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ड्यूरिंग ए पायरेक्सिया स्टेज या फिर डिक्लाइन फेज ऑफ। इसका आंसर है सी। ठीक है, best time of administration of medicine in intermittent fever. Typical type of intermittent fever, इसी के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक चीज और याद कर लो साथ के साथ, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका इंटरमिटेंट फीवर में मेडिसिन को कौन सी स्टेज में देना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन है 236 एफोरिज्म में। कौन सी एफोरिज्म में? 236 एफोरिज्म में। At the decline phase of pyrexia. Sora originated from the word sorate, which is a Greek word, Latin word, German word और Hebrew word। कौन सा वर्ड है? इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, थ्योरेटिकल पार्ट है। Hebrew, Hebrew। इसमें बताया इन्होंने एच रॉबर्ट के चैप्टर में बताया इस चीज के बारे में, सोरा, जहां उन्होंने सोरा सिकलिस और साइकोसिस को एक्सप्लेन किया मैथमेटिक लेवल पे जाकर। वहां उन्होंने बताया कि जो सोरा है वो ओरिजिनेटेड है इस वर्ड से। एक कौन सी लैंग्वेज है? हेब्रू। ठीक है, हेब्रू से आया ये वर्ड। सोरेट, जिसका मतलब होता है ग्रुप, अफॉर्ड, अपॉलोजेट, स्टिग्मा, ऑफन अप्लाइड टू लेप्रस मैनिफेस्टेशन एंड टू बी अ ग्रेट प्लेग्स। ठीक है, ये सोरा कब आया था? जब एक्सप्लोजन हुआ था प्लेग का, है ना? प्लेग और लेप्रोसी जब कंटामिनेटेड एपिडेमिक फॉर्म में एनिमल के टाइम में एग्जिस्ट कर रही थी, उस समय सोरा का इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 1797 Hahnemann used for colic and for asthma। colic और अस्थमा, ये देखो, ये बताया था ना एपिडेमिक फॉर्म में दो मेडिसिन आई थी, अल्टरनेटिव डिजीज, वेरेट्रोमेल्बम और क्यूप्रोमेटालिकम, दो मेडिसिन यूज करी गई थी अल्टरनेटिवली। तो कॉलिक के लिए क्या थी? क्यूप्रोमेट या वेरेट्रोमेल्बम,
और अस्थमा के लिए क्या थी? से अब देखो यहाँ पर इन्होंने देखो सिम्टम बताए, कॉलिक के लिए क्या यूज किया हुआ, अस्थमा के लिए क्या यूज किया है। कॉलिक के लिए पेरेट्रम एल्बम, पेरेट्रम एल्बम गैस्ट्रिक जीआईटी में बहुत अच्छा काम करती है पेरेट्रम एल्बम को फॉर कॉलिक। और अस्थमा में वहां जब हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में पढ़ा था वो क्या था, पेरेट्रम एल्बम और क्यूप्रिम मेटालिकम। क्यूप्रिम मेटालिकम तो है नहीं ऑप्शन में, नक्सोमिका है, नक्सोमिका, फास्फोरस और आर्सेनिक। पेरेट्रम एल्बम यानी कि ए और बी में से कोई ऑप्शन है इसका, ठीक है। हमने कॉलेज में लिया पेरेट्रम एल्बम और नक्सोमिका हमने लिया अस्थमा में। लिखा हुआ है किताब में, ये देखो ये लिखा हुआ पेरेट्रम एल्बम फॉर कॉलिक, नक्सोमिका फॉर अस्थमा, क्योर द multitudinous medicinally curable patient that came to him from his sojourn in न्यूज। ये देखो ये जर्मन लैंग्वेज है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग ही होता है। न्यूज टू हिज लास्ट abiding place in Paris by the matter of symptoms similarity के बेस पे किया इन्होंने, ठीक है। तो कॉलिक के लिए क्या था, पेरेट्रम एल्बम। अस्थमा के लिए क्या दिया, अस्थमा के लिए क्या दिया, नक्सोमिका। और ऑल्टरनेटिव डिजीज जब आई थी उस समय क्या दिया था उन्होंने, पेरेट्रम एल्बम ऑल्टरनेट विद क्यूप्रम मेटालिकम कोलेरा में, कोलेरा में जब एपिडेमिक फॉर्म में एसिडिक कोलेरा फैला था उस समय पेरेट्रम एल्बम और क्यूप्रम मेटालिकम मेडिसिन को ऑल्टरनेटिवली सजेस्ट किया था एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। याद है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, an old school practitioner who confused before the world their curately to what their sick fellow creature was। ये किसने लिखा था, किसने सजेस्ट किया था, ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर। ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर मतलब मॉडर्न मेडिसिन के कोई प्रैक्टिशनर थे, who confused before the world their cruelty toward their sick fellow creature। कौन थे, हसन, हसन थे, हंसन, क्रूगर हैंसन। ओल्ड स्कूल के प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने क्या लिखा, दे आर क्वाइट सप्रेस्ड देमसेल्फ इन देयर क्रूएल्टी टुवर्ड देयर सिक फेलो क्रिएचर। क्रूएल्टी क्या है, जो एलोपैथिक ड्रग्स, जो एलोपैथिक मेडिसिन पेशेंट को ठीक करने के लिए दे रहे थे, ये उसकी बात हो रही है। क्रूएल्टी है ह्यूमैनिटी के लिए, है ना, टुवर्ड देयर सिक फेलो क्रिएचर एंड in the unsuitableness of operation of the operations, as every unprejudiced observer must admit, and even physicians of their own school, they have been forced by the pricks of their consciences, conscience, pricks to their conscience। इंट्रोडक्शन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स्थ एडिशन के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिटीज में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये हैंसन ने ये चीज बोली थी, क्या ओल्ड स्कूल के प्रैक्टिशनर थे हैंसन, इन्होंने क्या बोला, बिफोर द वर्ल्ड देयर क्रुएल्टी टुवर्ड देयर सिक फेलो क्रिएचर वाज। होम्योपैथी के पहले जो मॉडर्न मेडिसिन में यूज हो रहा था ना उसके बारे में उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट, लॉर्ड बेकन। कहाँ पढ़ा लॉर्ड बेकन, लॉर्ड बेकन फिलोसफी ऑफ मेडिसिन, लॉर्ड बेकन की थ्योरी। Who was a father? Lord Bacon is the father of objective or realistic tradition in the modern philosophy, subjective or idealistic tradition in the modern philosophy, A or B or none of the above, none of the above। अब देखो लॉर्ड बेकन थ्योरी, लॉर्ड बेकन फिलोसफर थे। Lord Francis Bacon laid no new school of philosophy, he simply revived the Platonic method of reasoning in his book Novum Organum। Novum Organum 1620 में आई थी, 1620 में आई थी Novum Organum। He asked man to live and not to worship the therefore popular thoughts accept authority, population, opinion, legal bias, personal desire। ये जो ये है
फिलोसफी को एक्सप्लेन किया है नोवम ऑर्गेनम में। नोवम ऑर्गेनम में वो क्या कह रहे हैं कि जो नोवम ऑर्गेनम है अथॉरिटी, पॉपुलर ओपिनियंस और लीगल बायस और पर्सनल प्रेजुडिस, ये सारी चीजों को कंबाइन, इन सब चीजों को छोड़ करके, किन को, अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, पॉपुलर ओपिनियन, प्रेजुडिस और पर्सनल और लीगल बायस कंसेप्ट को छोड़ करके replace them by inductive method of reasoning based on experience। ठीक है, इन्होंने लॉजिक, इन्होंने क्या किया था नोवम ऑर्गेनम में, फिलोसफी के कंसेप्ट को बताया था कि जो भी चीजें बताई जा रही है वो इन चारों चीजों को छोड़ करके किस पे बेस्ड है, रीजनिंग मेथड पे बेस्ड है, बेस्ड inductive method of reasoning based upon the experience। Bacon was the father of objective and realistic tradition of the modern philosophy। ठीक है, तो किस पे, ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, तो आंसर इज ए। ठीक है, अब याद रहेगा लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने क्या दिया था, नोवम ऑर्गेनम दिया था, कब दिया था, 1620 में दिया था। और ये फिलोसफी किस पे बेस्ड थी, इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी। और इसीलिए उनको, किनको, बेकन को फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक ट्रेडिशनल इन मॉडर्न फिलोसफी बोला, फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक ट्रेडिशन। क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, डिजायर फॉर कोल्ड फूड इज प्रेजेंट इन व्हिच मियाज्म, फिर से वही मियाज्म, सोरा सिफिलिस और साइकोसिस। सोरा को हॉट की डिजायर, गर्म खाने की इच्छा होती है, सिफिलिस मियाज्म को ठंडे खाने की। आंसर इज सिफिलिस मियाज्म। याद हो गया ना, ये तो याद हो गया। सिफिलिस मियाज्म इज सजेस्टेड डिजायर फॉर कोल्ड फूड। अब देखो इन्होंने आंसर दिया है सी। सी किसने दिया है आंसर, प्रगति। देखो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है बुक का, उसमें इस लाइन में लिखा है बेकन वाज द फादर ऑफ द रियल ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक ट्रेडिशन मेथड ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। और डेस्कार्ट्स जो थे, दूसरा नाम देखो वाई, डेस्कार्ट्स वाज द फादर ऑफ सब्जेक्टिव एंड आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन। सब्जेक्टिव एंड आइडियलिस्टिक के लिए थे डेस्कार्ट्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे लगा इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर है ए। ये देखो अब आप इसमें, ये क्वेश्चन तो एक है लेकिन दो क्वेश्चन बनने हैं यहाँ पर, दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो दोनों चीज को मैंने क्लियर कर दिया है, याद रख लो इसको भी। ठीक है, किसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है, फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव और ट्रेडिशनल, ये फादर कौन है, लॉर्ड बेकन। और सब्जेक्टिव और आइडियलिस्टिक के फादर कौन है, डेस्कार्ट्स। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ इसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चले। आप लोगों को समझ आ रहा है, ऑर्गन समझ में आ रही है, क्लियरिटी हो रही है, कुछ चीजें याद हो रही है। एवरीबॉडी इन द क्लास, गुड मॉर्निंग। आप लोग जगे हुए हैं, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, पेशेंट फील बेटर बट द सिम्टम्स आर वर्स। क्या होता है ये, diseases has taken to deeper form, the disease is incurable, selection was right and patient will slowly recover, and all of the others। Patient feels better but symptoms are worse। Patient feels better, symptoms are worse। क्या होगा, होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है ये तो, हाँ होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है। Patient feels better but symptoms are worse। सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, सिम्टम्स वर्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिजीज क्रिएट हो रही है, वहां डिजीज बढ़ रही है, तो डिजीज एग्रावेशन हो रहा है।
Disease is incurable. Observation, first observation. Fifth observation. Fifth observation में क्या है? Fifth observation. Amelioration comes first, aggravation, then aggravation. Observing, 10th observation, fifth. मैंने बताया था ना शुरू की जो 3 ऑब्जर्वेशन से कैन की उसमें सबसे पहले एग्रावेशन आता है, बाद में पेशेंट को पहली वाली में डिक्लाइन होता है, दूसरी वाली में स्लो इंप्रूवमेंट आता है, तीसरी वाली में अच्छा रैपिड इंप्रूवमेंट होता है, चौथी वाली में एग्रावेशन होता ही नहीं है, एमिलियोरेशन ही एमिलियोरेशन होता है। ठीक है, और फिफ्थ वाली में एमिलियोरेशन कम फर्स्ट देन एग्रावेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पेशेंट फील्स बेटर बट सिम्टम्स आर वर्स, यानी कि एग्रावेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिजीज इज इनक्योरेबल। Amelioration comes first and aggravation afterward. ये है fifth observation. Here the condition unfavorable. Either the remedy was superficial, could only act as a palliation for the disease, और patient was incurable. दो ही situation में ऐसा होता है। Fifth observation ये बोलती है कि अगर पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद पहले तो आराम आ रहा है, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद वापस की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, डिजीज एग्रेसिव हो रही है, तो इसका मतलब ये है या तो हमने जो मेडिसिन दी है वो पेलेटिव मेडिसिन दी है, या फिर जो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि उसकी जो डिजीज है वो इनक्योरेबल है, इसीलिए वो क्या है, वर्स की तरफ जाता है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है इसका? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड ऑफ हेल्थ किसने लिखी थी? किसने लिखी थी ट्रेंड ऑफ हेल्थ? एनीमेन, एनीमेन सर की लिखी हुई किताब है ट्रेंड ऑफ हेल्थ। किसने लिखी, कब लिखी थी? कब लिखी थी? 1792 में। कब लिखी थी? 1792 में। 1792, 1805 1810। 1805 में कौन सी बुक आई थी, और 1810 में क्या आया था, बताओ जल्दी सी। 1810 फर्स्ट एडिशन, 1805 एक्सपीरियंस ऑफ मेडिसिन, 1792 फ्रेंड ऑफ हेल्थ, फ्रेंड ऑफ हेल्थ पब्लिश हुआ था। चलो नेक्स्ट, मटेरिया मेडिका प्योरा, मटेरिया मेडिका प्योरा, मटेरिया मेडिका प्योरा इज, बताओ मटेरिया मेडिका प्योरा Rene Archimetallieri, which translated in English and was known as Materia Medica Pura. The first edition was published in 6 volume. Materia Medica Pura के फर्स्ट एडिशन की 6 वॉल्यूम थे, और उनका जो ट्रांसलेटर था वो कौन थे? रेने आर्चिमेटेलियरी। Materia Medica Pura is related to this. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेगमेंटा डी विल्बिस मटेरिया मेडिका मेंटोरम पॉजिटिविटीज, ये हैनीमैन की क्या थी, लिप्सिंग में इन्होंने पब्लिश किया था, हैनीमैन ने लिखा था ये और पब्लिश किया गया था, पब्लिकेशन था ये। ठीक है, फ्रेगमेंटा डी विल्बिस मेडिका मेंटोरम 1805 में है। और क्या है ऑप्शन में? डाई, क्रोनिस्टिन, क्रैंके, ये क्रोनिक डिजीज का पार्ट हो गया। क्रोनिक डिजीज, the chronic diseases that was next important to work of the toward the homeopathy, Materia Medica, translated in English, chronic disease. और चौथा जो है आर्चिव ऑफ होम्योपैथी, आर्ट ऑफ हीलिंग, 1822 स्टैफ में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया था कल परसों में। आर्चिव फॉर, क्या है ये नाम, आर्चिव ऑफ द होम्योपैथिक आर्ट ऑफ हीलिंग, इन्होंने लिखी थी विद द हेल्प ऑफ स्टैफ, और लिखी गई थी वन ऑफ द बेस्ट डिसिपल्स ऑफ हिंदी। स्टैफ ने
ट्रांसलेट किया था, एस्टेब्लिश किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सबमिटेड बाय डॉक्टर हैनीमैन फॉर हिज एमडी लंदन यूनिवर्सिटी वाज। कौन सी थीसिस थी? डेजर्टेशन किस पे बनाया था हैनीमैन ने? एमडी करी थी, उन्होंने डेजर्टेशन बनाया था। कौन सी टॉपिक पे डेजर्टेशन सबमिट किया था? वो था स्पास्मोडिक अफेक्शन पे, स्पास्मोडिक अफेक्शन पे, स्पास्मोडिक अफेक्शन। ऐसे याद रखना कि कॉलेरा आया था, एंशिएंट कॉलेरा आया था, यूप्रम मेटालिकम और वेरिट्रम एल्बम, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। बहुत मतलब उन्होंने बहुत ना बोल्ड स्टेप लिया था होम्योपैथी को डिस्कवर करने का। बहुत क्रिटिसाइज हुआ था उनका जब उन्होंने होम्योपैथी को इन्वेंट किया था, है ना, कॉलेरा के टाइम पे जब एलोपैथिक मेडिकेशन दिए जा रहे थे पब्लिक के अंदर, तो बहुत सारे लोग, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हैनीमैन ने होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी तो वहाँ बहुत कम लोग थे जो जिनकी डेथ हुई थी, क्योर की तरफ गए थे। तो ये मतलब बहुत बड़ा चेंजेस था उस जमाने में आया था। और इसीलिए क्योंकि कोई किसी को ग्रोथ नहीं देना चाहता ना, तो वहाँ हैनीमैन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो इस तरीके से याद रखो कि उन्होंने हैनीमैन ने जो अपना एमडी में थीसिस दिया था वो दिया था स्पास्मोडिक अफेक्शन, गैस्ट्रिक से रिलेटेड। तो एल्टरनेटिव ऑफ एटियोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शन। ठीक है, ये इनका एमडी का टॉपिक था। याद रहेगा? आई थिंक याद रहेगा, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया तो। नेक्स्ट इज accessory miasm. Accessory miasm is cowpox miasm. Accessory miasm is cowpox miasm. कौन सा एफोरिज्म? एफोरिज्म नंबर 46 और 56। एफोरिज्म नंबर 46, cowpox suggested in 46 aphorism. Surrogate, next question फिर से वही surrogate, surrogate substitute, substitutive medicine, answer is B, substitutive medicine. Surrogates are homeopathic medicines, substitutive medicine, allopathic medicine or antibiotic medicine. It is a substitutive medicine. Next question. Wow. The end of organ of medicine at right time. 119 में क्या पूछ रहा है? क्या बताया जा रहा है 119 में? एफोरिज्म नंबर फुटनोट में। यस, सब्स्टिट्यूट। ये भी इसी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। आज का लेक्चर हमने सब्स्टिट्यूशन सरोगेट से ही शुरू किया था और खत्म भी यहीं पे कर गए। तो ये तो एफोरिज्म याद रहना चाहिए कि 119 के फुटनोट में सरोगेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। Surrogate means substitution. There is no substitute medicine in our homeopathy. ठीक है, इसको surrogate। ओके, क्लियर है सब चीज? किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? आई थिंक ऑर्गन कंप्लीट। खुश हो आप लोग? ऑर्गेनाइज के 2 वॉल्यूम, फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1 विकी चौहान, पार्ट 3 विकी चौहान कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम फार्मेसी लेंगे, फार्मेसी को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी है? जय होम्योपैथी, बिल्कुल जय होम्योपैथी, जय एनिमल, जय होम्योपैथी। अब देखिए जितने भी एफोरिज्म हमने अभी पढ़े हैं क्लासेस के अंदर इन 15-20 दिनों के अंदर, वो सारे आई थिंक आप लोगों ने शॉर्ट नोट किए होंगे। उनको रिवाइज करो, याद हो जाएंगे। विकी चौहान के अलावा क्या पढ़ना चाहते हो आप? समय बहुत कम बचा है, किसी को कर लो। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को चाहिए तो मैं, अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको समराइज करके बता दूंगी। अदरवाइज आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या डर लग रहा है आपको मेघा? क्या डर लगता है आप लोगों को? आई थिंक वीके चौहान में ना मेजॉरिटी, एटलीस्ट 80% तो ना ऑर्गेनल को इन्होंने कवर किया ही किया है। इसके अलावा आया तो कुछ भी नहीं आएगा। ये बेसिक चीजें भी अगर आपको कंसेप्ट कॉन्फिडेंस आप लोगों को याद रहेगी ना तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे।
हाँ, जितने अपलोडेड है वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिए। बिल्कुल मिल जाएंगे आप। डॉक्टर आकांक्षा, ओके, विकी चौहान। विकी चौहान के अलावा दूसरी गाइड बुक में से नहीं आएंगी, सभी किताबों में यही मैटर है। देखो, बीके सरकार 5th एडिशन 6th एडिशन किताब तो वही है ना। आप किसी भी तरीके के दूसरे आप उठा लो किताबें, सब में वही इन्हीं सब चीजों में से पूछा जाएगा। अपने आप पे बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, जितना पढ़ाया उसको याद रखो, रिवाइज करते रहो। इसके अलावा रेस एग्जाम, पेपर ले लो, पेपर आपका एग्जाम होता है ना रोज की रोज। हाँ, देखो एफोरिज्म पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डिजीजेस के बारे में पूछ सकते हैं। सारे एफोरिज्म नहीं पूछेंगे, जो इंपॉर्टेंट एफोरिज्म होते हैं ना वही पूछे जाते हैं। जो चीजें आप लोगों ने वाइवा में तैयार किए होंगे ना एफोरिज्म, वैसे ही यहाँ भी पूछे जाते हैं। कंसेप्ट ज्यादा आएंगे और एफोरिज्म ज्यादा आ सकते हैं। एफोरिज्म भी पूछते हैं, एफोरिज्म पूछेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन बनाना, अभी तो कोई टेस्ट नहीं हुआ ऑर्गेनिक का। होते तो हैं आप लोग के टेस्ट डेली, नहीं हुए तो हो जाएंगे, डोंट वरी। टेस्ट अब आपके जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है, आपके बैक टू बैक टेस्ट लेकर के आपको प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल। ओके, थैंक यू।